हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का मज़ेदार उपन्यास ओवरडोज का पार्ट 3। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तुम ये मुगालता मत पालना कि मैंने जो किया तुम्हारी वजह से किया। इस आदमी से मैं आजिज था। मुझे इसे दफा करने का बहाना चाहिए था। वो बहाना आज मुझे मिल गया। इडियट पहले तो तुम्हारे यहाँ पहुँच जाने की वजह बना, फिर मेरे ऑफिस में मेरे सामने चाकूबाजी पर उतर आया। उसे चाकू नहीं निकालना चाहिए था। निकालना चाहिए था, रखता किस लिए है, लेकिन मेरा हुक्म होने पर निकालना चाहिए था। मैंने कर्मा मारे को अभी कहाँ हुक्म दिया था कि वो चाकू निकाल कर तुम्हारे पर झपटे। अभी अभी नहीं दिया था, लेकिन देते हो सकता था। उसकी मनमानी से रोकने की कोई कोशिश तो तुमने नहीं की थी। मैं क्यों करता? वो मरता या मारता, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ना था। तुम्हारे सामने वो मेरा कत्ल कर देता तो मेरी भला से। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन जो कोई भी हो कोई फसादी आदमी। अब बोलो कौन हो? बड़ी देर से पूछना सूझा, जवाब दो। डिम्पल कोठारी का दोस्त हूँ। कोठारी? डिम्पल ये फिल्म स्टार नीलम कोठारी की कोई बहन वहन है? वाह, बोले बादशाह। जो लड़की यहाँ तुम्हारी मुलाजत में थी उसे इतनी जल्दी भूल गए? ऐसी कोई बात नहीं। लड़कियाँ यहाँ आती जाती रहती है। मैं हर किसी को याद नहीं रख सकता। आई सी, तो वो यहाँ काम करती थी? हाँ। कौन बोला? वो खुद बोली। किसको? मेरे को। यानी कि वाकिफ़ हो उससे? था। अब तो गई। कहाँ गई? ऊपर भगवान के घर। सारा शहर जानता है। ओह, तुम उस डिम्पल कोठारी की बात कर रहे हो जो अपने फ्लैट में मरी पाई गई थी? हाँ। क्या जानते हो उसके बारे में? वही जो अखबार में छपा था, और कुछ नहीं। अखबार में तुमने उसकी मौत की खबर पढ़ी थी? हाँ, अखबार में छपा था कि उसकी लाश उसकी नेक्स्ट डोर रहती उसकी फ्रेंड अनीता जोशी ने बरामद की थी, जो कि रात के 2 बजे उसके फ्लैट में गई थी। इतनी रात गए कोई खामखा किसी के यहाँ नहीं जाता, भले ही वो पड़ोस में बसता हो। तो ये कि वो खुद नहीं गई थी, उसे किसी ने वहाँ भेजा था। किसने? अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने? खामखा? तो फिर देखो, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इस सब्जेक्ट पर मेरा ये मुकम्मल जवाब है। अब पीछा छोड़ो। मैं अमूमन किसी के पीछे नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता हूँ तो पीछा आसानी से नहीं छोड़ता। क्या करोगे? मुझे तुम्हारा ये ठिया ड्रग्स एंड प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा जान पड़ता है। मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जो मुझे जान पड़ता है वो पुलिस को भी जान पड़े। अभी चलता हूँ। ठहरो, मैं ठिठका। तुम जा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा बोल बोलने के बाद अब नहीं जा सकते। ऐसा? हाँ ऐसा। क्या करोगे? अभी मालूम पड़ता है। उसने बेल के पुश की बटन की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तानी। उसका हाथ रास्ते में ही ठिठक गया। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके माथे से सटा दी और सेफ्टी केच हटाया। तत्काल उसकी आंखों में भय की छाया तैर गई। हाथ वापिस, मैं बोला। उसने हाथ वापस खींच लिया। अपनी खैरियत चाहते हो तो अब डिम्पल की बात करो। तुम्हारी यहाँ गोली चलाने की मजाल नहीं हो सकती। मैं बड़ी क्रूर हंसी हंसा। आजमा के देखो, मैं बोला। खामोश रह के देखो। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय उसके
कि वो यहाँ काम करती थी। मैंने पहले ही बोला है कि ऐसी लड़कियाँ आती जाती रहती है, कुछ हफ्तों कुछ महीनों से ज़्यादा कोई नहीं टिकती। क्यों? दिल्ली वाले हो तुम, तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक की सूरत कोई नहीं देखता रहना चाहता। लोग बाग चेंज चाहते हैं। ऐसी आती जाती आइटम से कोई नहीं पूछता कि वो कहाँ से आई थी और आगे कहाँ जाने का इरादा रखती थी। डिम्पल भी ऐसी ही लड़की थी। वो यहाँ करती क्या थी? डांस करती थी, बार बाला थी, लाइक चांदनी बार। यस, वो तो मुंबई का धंधा है। वो हिंदुस्तान के हर मेट्रोपॉलिटन टाउन का धंधा है। तुम्हारा मतलब है कि वो यही काम पहले किसी और शहर में किसी और बार में करती थी? हाँ, उसका मतलब गलत था, क्योंकि वो नहीं जानता था। बजारिया पाब्लो में जानता था कि रेड ड्रैगन क्लब में आने से पहले डिम्पल कोठारी बार बाला नहीं थी। वहाँ पहुँचने से पहले गुड़गांव में वो तरीके की नौकरी करती थी। तुमने आखिरी बार उसे कब देखा? मैंने नया सवाल किया। हफ्ता पहले या शायद 2 हफ्ते पहले। ठीक से याद नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो ड्रग एडिक्ट बताई जाती थी। हीरोइन ने उसकी जान ली थी। हीरोइन उसे ज़रूर यहाँ से मिलती थी, क्योंकि ये जगह नशे के व्यापार का अड्डा है। नहीं है, ये लाइसेंस शुदा बार है और बार वालों की ऐसी जगहों पर डांस परफॉर्मेंस पर कोई पाबंदी नहीं। जब यहाँ यही धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है तो मुझे कोई दूसरा ड्रग्स जैसा खतरनाक धंधा पकड़ने की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हें मालूम हो। मेरा ये कहना है कि उस लड़की की ड्रग्स के नशे की ज़रूरत यहाँ से पूरी होती थी। हरगिज़ नहीं, तो फिर कहाँ से पूरी होती थी? और खबरदार, जो ये कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, मैं यही कहने लगा था। मुझे मालूम है, तभी तो खबरदार किया। मुझे नहीं मालूम। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके माथे में गड़ाई। अरे सुनो तो साईं, बोलो। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी लड़की को उस जैसी किसी दूसरी बार बाला को मालूम हो सकता है। दूसरी बार बाला कौन? नाम लो। सारिका। सारी लड़कियां ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन सारिका के बारे में मुझे पक्का पता है कि लेती है। इसी वजह से उसकी सबसे ज़्यादा डिम्पल से बनती थी। तुम उससे बात करो, वो कहाँ मिलेगी? उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। इस वक्त वो बोला यहीं होगी। मिलवाओ। उठो, बाहर जाना होगा। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही चलेंगे। ओह, मैंने उसके माथे पर से रिवॉल्वर हटाई और रिवॉल्वर समेत हाथ कोट की जेब में सरका लिया। उसकी जान में जान आई। नॉर्मल लगना है, मैं बोला। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है, इसलिए फूल की तरह खिलकर दिखना है। कोताही न हो। रिवॉल्वर जेब में पड़ी पड़ी भी चलती है, ताकीद रहे। उसने सहमति से सिर हिलाया। चलो। मेरे साथ वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हमारे दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा बाहर से खटखटाया जाने लगा। उसने मेरी तरफ देखा। बात करो, मैं दबे स्वर में बोला। पूछो, कौन है? कौन? वो उच्च स्वर में बोला। बॉस, मैं। बाहर से आवाज़ आई। शमी। खुला है। एक पॉकेट साइज मल्टी कलर जमूरे ने भीतर कदम रखा। मल्टी कलर इसलिए क्योंकि ऐसी पोशाक पहने था कि कोई ही रंग था जो छूट गया हो। लाल रंग की गोल्फ कैप, नीले रंग का कोट, पीले रंग की कमीज, हरे रंग की टाई, काले रंग की पतलून, भूरे रंग की जुराबें और सफ़ेद रंग के जूते। क्या है शमी? मेरे कोहनी मारने पर चेलानी उतावले स्वर में बोला। जल्दी बोल,
मेरे को इस वक्त टाइम का तोड़ा है। उसने संदिग्ध भाव से पहले मेरी तरफ देखा, फिर उसकी निगाह मेरी दाईं बाह से सरकती कोट की फूली हुई दाईं जेब पर पहुंची और कुछ क्षण को वहां स्थिर हुई। मुझे उसकी सूरत से साफ लगा कि वो भाप गया था कि असल में क्या माजरा था। कुछ बात करनी थी बॉस, वो बोला, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगा। ज़रूरी बात है। ज़रूरी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में करूँगा। ठीक है। सारिका कहाँ है? बाहर है। सारिका? हाँ भाई, सारिका। वो बाहर हॉल में है? नहीं है बॉस, असल में मैं उसी के बाबत बोलने आया था। नहीं है? क्या मतलब? टाइम मालूम क्या हुआ है? बॉस, अब क्या बोलूं? वो क्या है कि फिर जैसे उसने एक गुप्त निगाह मेरी तरफ किया। उससे मुझे साफ लगा कि वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलना चाहता था। दरवाजे से परे हट, मैंने आदेश दिया। वो हिचकिचाया, आतंकित भाव से अपने बॉस की तरफ देखा। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ जेब से निकालकर उसे दिखाया। उसके नेत्र फैले, वो तत्काल दरवाजे से परे हटा। मैं दरवाजे पर पहुंचा। मैंने उसे बंद किया और फिर जाकी की तरफ आकर्षित हुआ। वो जो क्या बोलूँ था, अब बोल। रिवॉल्वर उसकी तरफ तानता मैं बोला। उसने जोर से थूक निगली। पनाह मांगती निगाहों से उसने चेलानी की तरफ देखा। चेलानी ने सहमति से सिर हिलाया। सारिका, वो धीरे से बोला। खत्म? खत्म का क्या मतलब? चेलानी तीखे स्वर में बोला। मर गई। मर गई? कैसे मर गई? कोई जहर वहर खा लिया। अभी 1 घंटा पहले अपने फ्लैट में मरी पड़ी मिली। किसे? पुलिस को, पड़ोसियों को। बेचारी। कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। फिर मैंने खामोशियों को भंग किया और बोल। मैं बोला, और क्या बोलूं? बस इतना ही कहना था सारिका के बारे में। हाँ, और क्या कहना था? मेरे से पूछता है। वो खामोश हो गया। कहाँ रहती थी वो? उसने साउथ पटेल नगर का एक पता बोला। उसके बारे में और क्या जानता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं अच्छा जवाब नहीं होता। कोई गन थामे सवाल कर रहा हो तो उसके लिए भड़काऊ जवाब होता है। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुझे टाइम देता हूँ। सवाल करने में फिर आऊँगा। जवाब सोच के रखना, अपना वक्त बर्बाद करोगे। चेलानी दिलेरी से बोला। मुझे लगा कि वो दिलेरी उसमें सारिका की मौत की खबर सुनकर ही आई थी। अच्छा, मैं बोला, अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, सिर्फ सारिका ही। डिम्पल कोठारी के बारे में तुम्हें कुछ बता सकती थी, और सारिका अभी तुमने सुना ही है कि मर चुकी है। इसलिए अब यहाँ लौट के आने से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। देखेंगे। तुम लौट के आए तो फिर हम भी देखेंगे। तुम क्या करोगे? देखना। जो देखना है अभी देखो। ठीक है। रिवॉल्वर मेज पर रखो। क्या? क्योंकि ताकत हाथ में नहीं होती साईं, हाथ में थमे हथियार में होती है। उस हौसले में होती है जो हाथ से नहीं आता, हथियार से आता है। वाह, इतनी काबिलियत, इतनी जहनियत, और किसी को इसकी भनक नहीं पड़ने दी। वो खामोश रहा। तुम समझते हो कि इस रंग बिरंगे जमूरे के यहाँ आ टपकने से यहाँ के सिनेरियो में तुम्हारे हक में कोई तब्दीली आ गई है? तो गलत समझते हो। मैं तुम दोनों को ढेर कर सकता हूँ। कोई कुछ न बोला, लेकिन करूँगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे से अपने मतलब की जानकारी हासिल होने की उम्मीद है। अब जहाँ हो वहीं खड़े रहना दोनों, हिलना नहीं। मैं मेज के पीछे पहुँचा
वहाँ मैंने कॉलबेल का पुश बटन तोड़ दिया और टेलीफोन की लाइन उखाड़ दी। जाता हूँ। फिर मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, मेरे पीछे। तुम ये सोच सोच के ही न मर जाओ कि मैं कौन था, इसलिए अपना नाम बता के जाता हूँ। सुधीर कोहली नाम है मेरा, सुधीर कोहली, दी ओनली वन, याद रखूँगा। चेलानी बर्फ से सर्द स्वर में बोला, अच्छी तरह याद रखूँगा। रखना, मैं लौट के आऊँगा तो इस बाबत तुमसे 3 सवाल पूछूँगा। एक का भी जवाब ठीक दोगे। एक बॉल पॉइंट पेन और एक रबड़ वाली पेंसिल इनाम में मिलेगी। दरवाजे को बाहर से बंद करके मैं वहाँ से रुखसत हो गया। मैं साउथ पटेल नगर पहुँचा। बकोल शमी, जहाँ की सारिका रहती थी, वहाँ से मेरे हाथ कुछ न लगा। मरने वाली का फ्लैट पुलिस के कब्जे में था और वो किसी को पास नहीं फटकने दे रही थी। वहाँ से मुझे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि मरने वाली का पूरा नाम सारिका सक्सेना था और वो उम्र में कोई 25 साल की थी। फिर मैंने संजय सिंह की तलाश शुरू की। संजय सिंह इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था और मेरा पुराना परिचित था। मैंने 3-4 जगह उसके लिए मैसेज छोड़ा और खुद कनॉट प्लेस में स्थित अपने फेवरेट बार कोजी कॉर्नर में जा बैठा। 10 बजे वो वहाँ पहुँचा। मुझे ढूंढ रहे थे, वो बोला। हाँ, कई जगह मैसेज छोड़ा, सब जगह से मिला, दौड़ा चला आया, गूट तक न लगाया। वो क्यों? सोचा बार में बैठा इंतज़ार कर रहा है तो यार लगवाएगा। खामखा, ये कोई जिद वाली बात है? नहीं तो न सही, चलता हूँ मैं। अरे बैठ, वक्त ख़राब करने के लिए क्या बैठना, वक्त ख़राब करने के लिए क्या बैठना। जाके ढूंढता हूँ किसी और कद्रदान मेहरबान को। रात खोटी हो रही है, पल्ले से क्यों नहीं पीता। भैया, ज़िंदगी में मेरे कुछ असूल है जिनका मैं बहुत पाबंद हूँ, जैसे पल्ले से विस्की नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीना, पान नहीं खाना, तंदूरी चिकन नहीं खाना वगैरह। ऐसी बातों से ऐप को बढ़ावा मिलता है। क्या कहने, तो मैं चलूँ? नहीं भाई, मैं ड्रिंक मंगाता हूँ, मैं सबको थूक लगाता हूँ, तेरे से लगवाता हूँ। बढ़िया, सिगरेट भी निकाल। मैंने वेटर को बुलाकर ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया और उसको सिगरेट पेश किया। दिल्ली वालों के साथ भगवान ने कोई तरफदारी नहीं की। मैं बोला, उसने सबको एक बराबर कमीना बनाया है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ 2 ही चीज़ें अहम है, एक ज़मीन और एक कमीने। लाख रुपए की बात कही। वेटर ड्रिंक्स ले आया। मैंने उसके साथ चीयर्स बोला। आज के अखबार में डिम्पल कोठारी नाम की एक लड़की की मौत की खबर छपी थी। फिर मैं बोला, मौत हीरोइन के ओवरडोज से हुई बताई गई थी। अखबार में ये भी छपा था कि पुलिस ने कत्ल की संभावना से इनकार नहीं किया है। ठीक छपा है। वो बोला, इसलिए वो केस तुम्हारे दोस्त इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव के पास है। आज शाम वैसा ही एक और केस साउथ पटेल नगर में हुआ है। उसमें भी मरने वाली सारिका सक्सेना नाम की एक नौजवान लड़की है, जो कि अपने फ्लैट में मरी पड़ी पाई गई थी। तुम्हें उस केस की खबर है? सुना है। जहर वहर से मरी। हीरोइन जहर ही तो है, वो भी हीरोइन के ओवरडोज से मरी है। हाँ, पक्का मालूम है, पहले से भी पक्का मालूम है। अभी इंस्पेक्टर यादव के पास से ही तो आ रहा हूँ। फिर तो ये भी कत्ल का केस हो सकता है। हो सकता है जिस्म में जबरन हीरोइन का ओवरडोज इंजेक्ट कर दिया गया होगा। हाँ, पुलिस का क्या ख्याल है? यही ख्याल है, इसलिए ये केस भी इंस्पेक्टर यादव के पास है।
क्या ये महज इत्तेफाक है कि शहर के दो जुदा हिस्सों में अकेली रहती दो नौजवान लड़कियां हीरोइन के ओवरडोज से मरी? दोनों हम पेशा थी और दोनों ही रेड ड्रैगन क्लब में काम करती थी। इतने सारे इत्तेफाक इकट्ठे कहाँ होते हैं? लिहाजा उन दोनों वारदातों में कोई आपसी रिश्ता हो सकता है। हो सकता है। अगर दोनों कत्ल के केस हैं तो दोनों का कातिल एक हो सकता है। हो सकता है। अरे तुम मेरी हर बात में हामी भरते जा रहे हो। खुद भी तो कुछ कहो। अगले पेग पर कहूँगा। ऐसा है तो वो मैं तुम्हारे लिए अभी मंगाता हूँ। खाली मेरे लिए? तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं 2 पेग पी चुका था। ऐसा है तो मेरे लिए 2 पेग इकट्ठे मंगवाओ ताकि स्कोर बराबर हो जाए। हरामी। यस बिग ब्रदर। मैंने उसके लिए 2 ड्रिंक्स मंगवाए। पहली बात तो ये सुनो। फिर वो संजीदगी से बोला कि ड्रग एडिक्ट को अपने डोज की पूरी पूरी समझ होती है, इसलिए अनजाने में बेध्यानी में उनका खुद को ओवरडोज से इंजेक्ट कर लेना काबिले यकीन बात नहीं लगती। दूसरे जो लड़की आज मरी है, जिसका नाम कि सारिका सक्सेना, हैवी ड्रग एडिक्ट भी नहीं थी क्या? ऐसी एडिक्शन के कुछ टेल साइन होते हैं, जैसे बाहों या जांघों में कहीं सुई घुसाई जाने से बने पंचर मार्क्स। सारिका सक्सेना की लाश पर ऐसे कोई मार्क्स नहीं पाए गए थे। ये मेरी बहुत टॉप सीक्रेट इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बड़ी मुश्किल से निकलवाई है और जो एक विस्की सेशन की कीमत में तुम्हें सस्ती हासिल हो रही है। फिर तो ये साफ कत्ल का केस हुआ। ज़रूर उसके जिस्म में हीरोइन का ओवरडोज इंजेक्ट करने वाले को नहीं मालूम था कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी। दुरुस्त। हो सकता है यही बात डिम्पल कोठारी पर भी लागू हो। उसकी बाबत ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसे तो सहज ही मान लिया गया था कि वो ड्रग एडिक्ट थी। लेकिन पुलिस को ज़रूर होगी। मैं कल इस बाबत कुछ करूँगा। नतीजे की मुझे खबर करोगे? यहीं मिलना? कर दूँगा। फ़ोन करना। फ़ोन पर मुझे गिलास कैसे पकड़वाओगे? पहले हाँ न कर, फ़ोन करना। गिलास की बाबत फिर कुछ फिक्स कर लेंगे। ठीक है। इंस्पेक्टर यादव से मैं भी कल मिलूँगा। मिलना। तुम्हारा लिहाज करता है। हो सकता है तुमसे कुछ न छिपाए। देखेंगे। दोनों मरने वालियों के बारे में और कुछ जाना? डिम्पल कोठारी के बारे में तो निश्चित रूप से जाना कि वो आउटसाइडर थी। सिर्फ 6 महीने पहले से ही दिल्ली में थी। पीछे कहाँ से आई थी ये अभी नहीं पता चला। दूसरी लड़की को मरे तो अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, इसलिए उसकी बाबत ऐसी पड़ताल की अभी नौबत नहीं आई। और फिलहाल और कुछ नहीं। उसने तीसरा पेग काबू में किया। अब अगला राउंड दोनों के लिए ऑर्डर करना। वो बोला। एक बात बोलूं संजय सिंह? बोल। तेरे को मालूम है कि लोहे को लोहा काटता है? हाँ। सोने को सोना काटता है? हाँ। जहर को जहर काटता है? हाँ। हीरे को हीरा काटता है? हाँ। ऐसे ही देख लेना मुझे एक दिन कुत्ता काटेगा। क्या कहने, कितने स्टाइल से मेरे को कुत्ता कहा तूने। खैर कोई बात नहीं। कुत्ता कहा है तो हड्डी डाल। क्या मतलब? चिकन मंगा। चैप्टर 2। सुबह 10 बजे मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव अपने ऑफिस में मौजूद था। वो लगभग 35 साल का हट्टा कट्टा हरियाणवी था। फ्लाइंग स्क्वाड के उस स्पेशल दस्ते से संबंधित था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए मौका वारदात पर पहुंचता था। मैंने उसका अभिवादन किया। उसने सिर हिलाकर अभिवादन कबूल किया और इशारे से बैठने को बोला।
कहाँ रहते हो भाई? वो बोला, बहुत दिनों में दिखाई दिए। इत्तेफाक की बात है, एक बार की तो मैंने सोचा था शायद शहर छोड़ गए। कौन जाए जॉब पर, दिल्ली की गलियां छोड़कर। क्या कहने, दिल्ली दिल वालों की है, दिल वालों को छोड़कर कोई जा सकता है? महंगाई का ज़माना है भाई, रिजक के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है। सोचा शायद किसी दूसरे शहर में ब्रांच खोल ली हो या धंधा बदल लिया हो। दोनों ही काम मुमकिन नहीं, मैं वन मैन शो हूँ। ब्रांच खोलकर दो जगह आधा आधा तो नहीं बढ़ सकता। और कोई दूसरा काम मैंने ज़िंदगी में सीखा नहीं। कैसे आए? दर्शन करने चला आया इंस्पेक्टर साहब के। कोहली, जब पुड़िया की जरूरत न हो तब क्यों पुड़िया देता है? असल वजह बोल। खास कुछ नहीं, आज और कल के एक्सप्रेस में दो ऐसी खबरें छपी जो एक दूसरे की कार्बन कॉपी जान पड़ती थी। उसकी बाबत हजूर का नुक्ता निशान जानने चला आया। क्यों? एक्सप्रेस के पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट बन गए हो? अरे नहीं, यूं ही जाती दिलचस्पी जाग पड़ी। जाती नहीं, कारोबारी। कोई क्लाइंट पहुंच गया। ऐसा भी हुआ तो क्या हुआ? जो बात प्रेस के जरिए आम हो चुकी है उसको मेरे से डिस्कस करने में क्या हर्ज है? क्या डिस्कस करना चाहते हो? कुछ बताओ उन वाक़यात के बारे में। क्या बताऊं? कुछ भी। मसलन हीरोइन के डोज का एक ही जैसा मुगालता दो जुदा जगह, दो जुदा लड़कियों को कैसे लगा? नहीं लगा तो क्या एक्सप्रेस में ठीक छपा है कि दोनों के कत्ल के केस होने की संभावना है? आजकल अखबार वाले बहुत जिम्मेदार हो गए हैं, पेपर की नहीं उड़ाते। खास तौर पर एक्सप्रेस जैसा नेशनल डेली सेंसेशन सीकर नहीं बन सकता। ये बात जानते हो? जानता हूँ। तो फिर अखबार में जो छपा है उस पर एतबार लाना था। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? उस सवाल के जवाब की मैं तैयारी करके आया था। एक फर्जी वजह मुझे अखबार की एक पुरानी खबर से सूझी थी, जिसके मुताबिक एक बैंक का कैशियर बैंक से कोई 1.5 करोड़ की रकम का गबन करके अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक नौजवान लड़की के साथ फरार हो गया था। वो 1 महीना पुराना वाक़या था, जबकि अखबार में गबन की खबर छपी थी और लड़की के घरवालों की तरफ से लड़की का अता पता देने वालों को 50,000 के इनाम की घोषणा करता इश्तिहार छपा था। इश्तिहार के साथ लड़की का जो हुलिया छपा था वो मोटे तौर पर डिम्पल कोठारी जैसा था। मैंने वो ही कहानी यादव को ये कहते हुए परोसी कि उन दिनों क्योंकि मैं खाली था इसलिए उस इनाम का अभिलाषी था। तो तुम्हारा ख्याल है? यादव बोला, वो डिम्पल कोठारी वो फरार लड़की हो सकती है। हाँ, उसकी मौत की खबर कल के अखबार में छपी थी। कल क्यों न आए? पहले मैंने इधर उधर से छोटी मोटी पूछताछ की थी, कुछ हाथ नहीं लगा था तो यहाँ आना सूझा था। बस यही वजह थी। एक वजह और भी थी, वो भी बोलो। मुझे अंदेशा था कि कहीं तुम इनाम की रकम में हिस्सा बांटने की बात न करने लगो। वो बात उसके किस्म की थी, उसके करप्ट किरदार से मेल खाती थी, इसलिए उसे फौरन हजम हुई। अब अंदेशा नहीं है? बराबर है। तो वही जिसकी वजह से ये सवाल है। माल इधर भी सरकाएगा, चिड़िया के चुग्गे जैसे माल में भी तुम्हारी दिलचस्पी है तो? हाँ। वो हंसा, फिर बोला, जो इधर उधर छोटी मोटी पूछताछ की उसमें कुछ तो जाना होगा।
कुछ नहीं जाना यादव साहब, उस लड़की को जानता होने की हामी भरने वाला कोई मिला ही नहीं। इतना ही पता लगा कि दिल्ली में कदरन नहीं थी, लेकिन ये पता न लग सका कि यहाँ कहाँ से आई थी। अब तुम बताओ कुछ। बताने को मेरे पास भी खास कुछ नहीं है, बस यही है जो रूटीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जाना था, एक्सपर्ट की रिपोर्ट से जाना था, फिजिकल एग्जामिनर से जाना था कि वो गोरी चिट्टी कदावर खूबसूरत 23-24 साल की लड़की थी। 23-24 साल की, अखबार में तो उसकी उम्र 27 साल बताई गई थी। लगती थी, लाश देखकर उससे भी ज़्यादा की लगती थी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट का अंदाज़ा है कि वो 23-24 से ज़्यादा की नहीं थी। आई सी। मौत की ऑफिशियल वजह क्या निकली? वही जो अखबार में छपी है, हीरोइन के ओवरडोज से मरी। ओवरडोज किसे कहते हैं? उसने इस सवाल पर कुछ क्षण गौर किया और फिर बोला, इस बारे में कोई 2 दूनी 4 जैसी पक्की निश्चित बात नहीं कही जा सकती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर कब से यूजर है और ख़ुद को कितनी मिकदार का आदी बना चुका है। आदी नशेड़ी की हीरोइन की नॉर्मल मिकदार भी नए एडिक्ट के लिए ओवरडोज साबित हो सकती है। इसी तरह नए नशेड़ी की 10 दिन की खुराक भी हो सकता है कि आदी नशेड़ी पर ओवरडोज जैसा असर न दिखा पाए। वो कैसी थी? नौसिखिया या रेगुलर ओल्ड यूजर? कहना मुहाल है। यूजर वो बराबर थी, क्योंकि उसकी जान पर इंजेक्शन की सीरीज़ के पंचर मार्क्स पाए गए थे। लेकिन वो कब से हीरोइन के हवाले थी, इस बात की तस्कीद अभी तो न हमारे मेडिकल एक्सपर्टों ने की है और न ही अंदरूनी बात जानने वाला कोई गवाह मिला है। आई सी। उसके पेट में विस्की के भी अवशेष पाए गए थे। हो सकता है दोहरे नशे की वजह से उसका काम जल्दी हुआ हो। उसकी बाबत तुम्हारी जाती राय भी तो कोई होगी। पक्की एडिक्ट थी? अभी नहीं थी, लेकिन उसी राह पर चलती रहती तो वो दिन दूर नहीं था जबकि हो जाती। यानी कि नशे के संसार में उसकी एंट्री अभी हुई थी। हाँ, कैसे मालूम? एक तो लॉजिकल एग्जामिनेशन से मालूम। उसकी बाहों में इंजेक्शन का कोई निशान नहीं था। एक जान में मैंने बोला है कि कुछ थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। दूसरे, ये महंगा नशा है, जिसकी लत जिसे लगती है वो कोई रईस ज़्यादा या ज़्यादी न हो तो नावे का उसे तोड़ा हो सकता है। उस लड़की के साथ अभी ऐसी कोई बात नहीं थी। नशे के खातिर नशेड़ी जैसी हरकतों पर उतर आते हैं, उसका अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। होता तो क्या होता, खुद को बेच रही होती। वो अभी उस हद तक नीचे नहीं गिरी थी। नहीं, मर कैसे गई? लापरवाही से मरी। हीरोइन के डोज को कंट्रोल न कर सकी। क्यों न कर सकी? भाई बोला तो लापरवाही की वजह से। ध्यान कहीं और होगा या पहले से तरंग में होगी। बहरहाल अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार थी। हाँ, तो अखबार में ये क्यों छपा है कि पुलिस ने हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया था? भाई शुरुआत में हर संभावना पर विचार किया जाता है। ये भी एक संभावना थी। इसी वजह से तफ्तीश के लिए तुम पहुँचे थे। हाँ, और तुम्हारा रोशन ख्याल ये है कि लड़की से हीरोइन का डोज कंट्रोल करने में कोताही हुई, इसलिए उसने एक तरह से खुद अपनी जान ली। हाँ, अब दूसरे कत्ल वाले केस की बोलो, जिसमें कि ऐसे ही हालात में सारिका सक्सेना नाम की लड़की की जान गई है।
जवाब इस बात को जेहन में रख के देना कि डिम्पल कोठारी की तरह वो भी रेड ड्रैगन क्लब में काम करती थी और हम पेशा होने की वजह से दोनों लड़कियां एक दूसरे को जानती थी। क्या एन वैसी लापरवाही, वही इत्तेफाक सारिका सक्सेना के साथ भी हुआ हो सकता है, या सिर्फ एक दिन पहले डिम्पल कोठारी के साथ होकर हटा था। उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। कल वाला केस कत्ल का केस हो सकता है, वो धीरे से बोला। क्यों हो सकता है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अगर कल वाला कत्ल का केस हो सकता है तो पहले वाला क्यों नहीं हो सकता। देखो, मेरी राय में पहले वाला केस जेन्युइन लापरवाही का केस था। किसी ने उस बात से सबक लिया, साथ में इस बात को पेश किया कि दोनों लड़कियां हम पेशा थी, एक ही जगह काम करती थी, और फिर हीरोइन को कत्ल का हथियार बनाया। सारिका सक्सेना की बॉडी पर हीरोइन के इंजेक्शन लेती होने की कोई टेल साइन नहीं मिले। कातिल ने ये स्थापित करने की कोशिश की कि सोहबत के असर में उसकी रुचि हीरोइन में बस अभी बनी ही थी और अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से उसका ओवरडोज इंजेक्ट कर बैठी थी। कातिल कौन हो सकता है? कातिल कौन हो सकता है अभी कहना मुश्किल है। ये पता लगा कि डिम्पल कोठारी का हीरोइन की सप्लाई का जरिया क्या था। जरिया कोई डोप पुशर ही होगा, लेकिन हमारे लिए अहम डोप पुशर नहीं, डोप डीलर है जिसकी कि हमें तलाश है। दिल्ली से दासानी जयपुरिया गैंग का जब से सफाया हुआ है, तब से ड्रग्स के फ्रंट पर कदरन शांति है, लेकिन अब लगता है कि ये धंधा फिर पांव पसार रहा है। मेरे डीसीपी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इस बाबत पर चिट्ठी लिखी है। ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े ऑपरेशन के लिए बातें हैं। मौजूदा केस में तो वो डोप पुशर भी जानकारी का अच्छा जरिया हो सकता है, जिससे कि डिम्पल कोठारी को हीरोइन हासिल होती थी। लड़की के मर जाने के बाद अब क्या वो कबूल करेगा कि मरने वाली को हीरोइन वो मुहैया करवाता था? फिर भी मालूम तो पड़े कि वो कौन था। ठीक है, मैं पता लगाऊंगा। और है तो सही एक फड़कती सी बात। मैं कुर्सी पर सीधा होके बैठा। फड़कती सी? मैं बोला, हाँ, ऐसी कौन सी बात है? बताऊं? हाँ प्लीज़। तुम्हारे जैसे नाशुक्रे को अरे क्यों पॉलिश उतार रहे हो मेरी? कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो नक्की करो। कहना है क्या डिम्पल कोठारी वहाँ नहीं मरी थी जहाँ की उसकी लाश पाई गई थी? क्या उसकी मौत अंबरलाज करोल बाग में स्थित उसके फ्लैट में नहीं हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन ये निश्चित है कि फ्लैट में से लाश की बरामदगी से 2.5-3 घंटे पहले ही वो मर चुकी थी। लाश को शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा अंदाज़ा ये है कि वो किसी के साथ होगी, जबकि उसने हीरोइन का वो ओवरडोज लिया होगा साथी के, जो कि उसके साथ तफरीह का तलबगार होगा। उसकी एकाएक मौत ने छक्के छुड़ा दिए होंगे। तफरीह की जगह लाश गले में पड़ी पाकर लाश से पीछा छुड़ाने का उसे यही बेहतरीन तरीका सूझा होगा कि वो उसे उसके फ्लैट पर पहुंचा देता, जो कि अंबरलाज जैसी इमारत में आधी रात के बाद कोई मुश्किल काम नहीं था। ये काम करने में उसे 2.5-3 घंटे लगे। उसने अंबरलाज में सन्नाटा हो जाने का इंतज़ार किया होगा, या हादसा बहुत दूर कहीं हुआ होगा
जहाँ से कि अंबरलास तक पहुँचने में वक्त लगता होगा। ठीक कोहली, ये बात अभी अपने तक ही रखनी है। जो हुक्म मेरे मालिक। अब ये बताओ कि ऐसी कोई असाधारण बात दूसरी लड़की सारिका सक्सेना के केस में सामने आई? नहीं। लाश किस हालत में पाई गई थी? बेडरूम में यूं पाई गई थी जैसे वो सोने की तैयारी कर रही थी। कैसे मालूम? रेगुलर ड्रेस की जगह नाइटी पहने थी। लेकिन तुम अगर उसे कत्ल का केस मानते हो तो तब उसके साथ तो कोई रहा होगा। ज़रूरी नहीं। क्यों ज़रूरी नहीं? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिस ओवरडोज से वो मरी थी वो उसके जिस्म में कातिल ने इंजेक्ट किया हो। क्या मतलब? मैं समझता हूँ। तुम्हें मालूम होगा कि सबसे प्योर हीरोइन को नंबर 4 अनकट हीरोइन बोलते हैं। बाजार में जो पुड़िया डोप पुशर नशेबाजों को बेचते हैं वो कट की गई होती है, यानी कि उसमें ग्लूकोज जैसी किसी चीज़ की मिलावट करके उसकी मिकदार बढ़ाई गई होती है। किसी ने उस लड़की को नंबर 4 अनकट हीरोइन की पुड़िया थमा दी होगी और ये काम उसने उसकी मौत से पहले कभी भी किया हो सकता है। मरने वाली ने वो हीरोइन अपने जिस्म में इंजेक्ट की होगी तो उसका काम हो गया होगा। लिहाजा उसकी मौत के वक्त कातिल का उसके साथ होना ज़रूरी नहीं। उसने अनकट हीरोइन का हेवी डोज उसे थमाकर उसकी मौत का सामान पहले से ही कर दिया हुआ था। ओह, फिर भी उसकी मौत के वक्त कोई शख्स उसके साथ था तो संयोगवश था। उसका जो हुआ उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है। बहरहाल मेरी दिलचस्पी सारिका सक्सेना में नहीं, डिम्पल कोठारी में है, जो अगर बैंक अम्बेजक्लर के साथ भागी लड़की है, जिसकी जिंदा या मुर्दा बरामदी पर 50,000 रुपये का इनाम है। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं? मसलन यही बताओ कि जहां वो रहती थी वो कैसी जगह थी और वहां उसकी सोहबत कैसी थी। सोहबत तो थी ही नहीं। वहाँ हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो ये दावा करता है कि मरने वाली का उसके साथ मिलना जुलना उठना बैठना था। अब सुनो, जगह कैसी है। अंबरलाज के बाशिंदों के मुताबिक वो बड़ी शांत और साबरात जगह थी, लेकिन करोलबाग थाने की रिपोर्ट है कि पिछले 2 सालों में वहाँ से 3 स्मगलर, एक बलात्कारी, 6 कॉलगर्ल, एक पासपोर्ट का रैकेट चलाने वाला और 2 लश्कर तैयबा के दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन वहाँ के बाशिंदे सब शांत और सबरात है। वो लड़की भी शांत और सबरात थी जो हीरोइन का नशा करती थी और उसी वजह से मर गई। वो क्लब भी शांत और सबरात है जहाँ की वो काम करती थी। उस शांत और संभ्रांत क्लब का संचालक शांत और संभ्रांत मिर्चू चेलानी है, जिसका भाई कीमती चेलानी नॉन बेड कैरेक्टर और प्रोक्लेट ऑफेंडर था, जो कि पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ था। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो भी अपने शांत और संभ्रांत भाई की तरह ही शांत और संभ्रांत था। अब सोचो, अंबरलाल जैसी जगह में रहती और रेड ड्रैगन क्लब जैसी जगह पर काम करती किसी लड़की की बाबत कोई राय बनाए तो कैसी राय बनाए? ठीक कह रहे हो। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।